मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे थे हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं यूपी लेखपाल के लिए। तो चलिए देखते हैं। भारत की राजभाषा ठीक के संबंध में संवैधानिक प्रावधान बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में बताया गया। ठीक, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो भाषा है वो क्या चीज़ है। ठीक है, और जो है अपने यहाँ जो राजभाषा का जो प्राविधान है उसके बारे में आज हम लोग ये देख रहे थे। तो वही बताया जा रहा है कि संविधान का जो भाग 17 है वहाँ पे 343 से लेकर के 351 नंबर तक का जो अनुच्छेद है वहाँ पे राजभाषा का जो है जिक्र किया गया है। ठीक है भाई, आगे चलिए देखते हैं। अब बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की जाए, अनुच्छेद 343 एक क्या कहता है। इसके अनुसार संघ मतलब जो यूनियन है उसकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप 1 2 3 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 343(2) संविधान लागू होने मतलब जो संविधान लागू हुआ अपना पूरी तरीके से जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय यह व्यवस्था दी गई कि अगले 15 वर्षों तक यानी 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों में पहले की तरह होता रहेगा। जैसे पहले होता आ रहा था अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कार्यों में, वैसे अभी तक भी होता चला आएगा 1965 तक। ठीक, उसके बाद फिर आया राजभाषा अधिनियम 1963 आया। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 आया। ये क्या कहता है, 15 वर्ष बीतने के बाद विरोध को देखते हुए यह कानून बनाया गया कि जिसने अंग्रेजी को अनिश्चितकाल के लिए सहायक राजभाषा मतलब एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जारी रखने की अनुमति दे दी। ठीक, मतलब जो अंग्रेजी जो है आपकी मेन भाषा हुआ करती थी कामकाज करने के लिए, अब वो जो है सहायक राजभाषा के तौर पे जो है यूज होने लग गई। ठीक है, अब आता है आपका 8th शेड्यूल आता है, 8वीं अनुसूची आती है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है और में जो है वर्तमान में इस समय जो है 22 प्रादेशिक भाषाओं का जो है मान्यता मिल चुकी है। ठीक, कितने भाषाओं को जो है मान्यता मिल चुकी है, 22 भाषाओं को जो है मान्यता मिल चुकी है। ठीक है, मूल रूप से इसमें केवल 14 भाषाएं थे उस समय। इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं ही जो है आपकी जो है मान्यता प्राप्त हुई, मतलब कि जो है उनको सरकारी संविधान में जो है लिस्ट किया गया था 14 भाषाओं को। लेकिन इसमें जो है अभी के जो है कितनी है, 22 भाषाएं हैं। जैसे आप कोई पेपर देने जाते हैं, कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो है आप कौन सी भाषा को जो है चुनना चाहते हैं और उसमें जो है आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पे 22 भाषा जो है आपको दिखाई पड़ता है, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करके अपना जो है आंसर क्वेश्चन मतलब कि देख सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ है, कह रहे हैं कि अभी इसमें जो है 22 भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, जो बाद में संशोधन करके जो है सिंधी 1967 में जो है संशोधन करके सिंधी को ऐड किया गया, मतलब 15वीं भाषा आपकी सिंधी बनी। ठीक, उसके बाद कोंकणी मणिपुरी नेपाली जो है 1992 में जो है संशोधन करके इसको 3 भाषाओं को ये जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 2003 में जो है इसको जोड़ा गया। ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जो है 2003 में जोड़ा गया। तो अब देख लीजिए 14 थी पहले से ही, 15 ये वाली हो गई। ठीक, 16, 17, 18। ठीक, और ये हो गया आपका 19, फिर ये 20, फिर ये 21 और ये क्या हो गया आपका 22। तो टोटल मिला करके 2003 में जो है लास्ट में संथाली जोड़ी गई आपकी, तो क्या हो गया आपका 2003 तक जो है 22 भाषा जो है आपकी हो गई। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं हम लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। पहले तो ये चीज़ स्पष्ट होनी, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। ठीक है, राजभाषा देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, वह भाषा जो सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और न्यायालय के कार्यों के लिए कानूनी रूप से मान्य हो, उसे हम लोग राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, भारत की जो राजभाषा है वो क्या है आपकी हिंदी है। ठीक है, राष्ट्रभाषा की अगर बात की जाए तो वह भाषा जो पूरे देश की संस्कृति और जनमानस की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज या फिर राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, संवैधानिक रूप से भारत की कोई एक घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हालांकि हिंदी को अक्सर इस रूप में सम्मान दे दिया जाता है, लेकिन जो है ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना, कोई घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, लेकिन हिंदी को सम्मान दिया जाता है ऐसा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है,
अब देख लीजिए, राजभाषा का विभाग और समितियां भी बनाई गई हैं। राजभाषा विभाग यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संसदीय राजभाषा समिति, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसका कार्य राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा करना होता है। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाए तो देखिए इसको जो है किन आधारों पर बांटा जाता है। हिंदी के प्रयोग के आधार पर भारत के राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क क्षेत्र, जहां मुख्य भाषा हिंदी है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हो गया। ठीक, फिर ख क्षेत्र आता है, जहां हिंदी समझी जाती है पर दूसरी भाषा भी प्रभावी है। जैसे बात करूं मैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। ठीक, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी समझी तो जाती है लेकिन यहाँ पे दूसरी भाषा भी जो है प्रभाव में है। अब बात करें ग क्षेत्र की, जिसको हम लोग बोलते हैं गैर हिंदी भाषी क्षेत्र। ठीक, जैसे साउथ हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण भारतीय राज्य, ये सब हो गया आपके ग क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955 में हुआ था। ठीक, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर साहब थे। कौन थे? बीजी खेर साहब थे। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर साहब थे, 1955 में थे। ठीक, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में हिंदी को जो है राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, 1949 में, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे अपना नया अगला टॉपिक है हम लोगों का लिपि। ठीक ना, लिपि क्या होती है, आइए इसके बारे में देखते हैं। किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। ठीक, मतलब जैसे आप कोई भाषा है, आप उसको आप बोल रहे हैं, ठीक ना, तो उसको बोल रहे हैं तो उसको लिखना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना भी पड़ेगा। ठीक, तो लिखने के लिए हमको जो है जिन चिन्हों या फिर जिन संकेतों की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, ठीक, स्क्रिप्ट कहते हैं। सरल शब्दों में भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा बोली जाती है जबकि लिपि लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका लिपि। अब लिपि के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं हम लोग। विश्व और भारत में कई प्रकार की लिपियां प्रचलित हैं अपने यहाँ। मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इनके लेखन के तरीके के आधार पर इनको बांटा जाता है। आइए स्टार्ट करिए, देखिए कौन कौन से हैं भाई। पहला क्या है? अक्षरात्मक लिपि। ठीक, इसमें वर्णमाला अक्षरों पर आधारित होता है। ठीक ना, ये जो होता है, जो ये अक्षरात्मक लिपि होती है, किस पे बेस्ड होता है? वर्णमाला अक्षरों पर जो है ये आधारित होता है। ठीक है, भारत की अधिकांश लिपियां इस श्रेणी में आती हैं। कौन कौन सी हैं? आइए देखिए। देवनागरी लिपि। ठीक, देवनागरी लिपि में हिंदी आ गई आपकी, संस्कृत आ गई, मराठी आ गई, नेपाली आ गई। ठीक, ये सब किस में आ जाती हैं? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर गुरुमुखी लिपि है। गुरुमुखी लिपि में कौन सी आती है? पंजाबी आती है। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में कौन आती है? पंजाबी आ जाती है। बंगला लिपि, बंगला लिपि में कौन आती है? बंगाली के लिए ये जो है बंगला लिपि बनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वर्णमालात्मक। ठीक, वर्णमालात्मक लिपि, इसमें स्वर और व्यंजन के अलग अलग स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ठीक, किसके? स्वर और व्यंजन के जो है अलग अलग स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण होते हैं और इस वजह से इसको जो है वर्णमालात्मक लिपि बोली गई है। अब आती है आपकी जो है रोमन लिपि आती है। रोमन लिपि में कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब कैसी हैं? आपकी रोमन लिपि हैं। ठीक, अगर बात की जाए रूसी लिपि की, इसमें रूसी भाषा के लिए जो है प्रावधान किया गया है रूसी लिपि में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं चित्रात्मक लिपि के बारे में। ठीक है, कौन सी लिपि? चित्रात्मक लिपि। इसमें जो है ध्वनियों के बजाय चित्रों या फिर प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जो अभी आप लोग ध्वनि को जो है लिखते थे, अब इसमें ध्वनि के बजाय, ध्वनि को ना लिख करके आप किसको लिखेंगे? चित्र या फिर प्रतीकों को जो है इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, किसका? चित्रों और प्रतीकों का जो है प्रयोग किया जाता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? चित्रात्मक लिपि बोली जाती है। ठीक है, यह चीनी और जापानी लिपियाँ, इसमें शब्दों या फिर विचारों के लिए विशेष चिन्ह होता है। ठीक, जैसे कोई शब्द हो गया, कोई विचार हो गया, तो उसके लिए एक स्पेशल साइन दिया होता है। ठीक है, वो उसमें लिखा जाता है चीनी और जापानी लिपियों में। और देख लेते हैं अन्य प्रमुख लिपियां हैं, जैसे अरबी, फारसी लिपि हो गई। इसमें क्या होगा? उर्दू के लिए यह दाईं से बाईं ओर, ठीक ना, किधर?
दाईं से बाईं ओर लिखी जाती, जो उर्दू के लिए होता है। मतलब हम लोग जनरली इधर से इधर स्टार्ट करके लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जो है इधर से इधर आया जाता है, लिखते हुए आया जाता है। ठीक है, बात करें अगर ब्राह्मी लिपि की, यह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, जिससे देवनागरी और अन्य भारतीय लिपियों का जन्म हुआ है। ठीक है, अगर बात की जाए कि भाई देवनागरी लिपि भी कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सबसे प्राचीन लिपि है, यहीं से जो है देवनागरी और अन्य भारतीय जो भी लिपियां हैं, यहीं से जो है वो जन्मी हुई हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, देखते हैं देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। तो क्या मानक रूप है, क्या मानक रूप में, आइए उसको देखते हैं। समय के साथ देवनागरी के वर्णों में कुछ भ्रम पैदा होने लगे थे। ठीक, जैसे छ या ध को अलग अलग तरीके से लिखना। ठीक, इसे दूर करने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने देवनागरी का एक मानक रूप जो है निर्धारित किया है। ठीक, अब आपको पता पड़ गया कि इसका जो है मानक, इस वजह से जो है मानक रूप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो है निर्धारित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कुछ जो है भ्रम पैदा होने लगा था वर्णों को जो है लिखने के लिए, जो है इस वजह से जो है मानक रूप निर्धारित किया गया। इसके कुछ प्रमुख नियम और मानक वर्ण निम्नलिखित हैं, आइए देख लेते हैं। बात करूं का मानक वर्णमाला, स्वर है जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक, री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। व्यंजन की अगर बात की जाए तो क से मा, स्पर्श, यर अलावा अंतस, स ख सह ऊष्म और संयुक्त वर्ण ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, और लेखन के मानक नियम, पंचम वर्ण का प्रयोग जो है, यदि किसी वर्ग के व्यंजन से पहले उसी वर्ग का पंचम वर्ण अड़ा, या, अड़ा, ना, मा और ये अंगा, ठीक, स्वर सहित आए तो वहाँ अब अनुस्वार का ही प्रयोग माना जाता है। ठीक, जैसे पुराना रूप जो है गंगा हो गया, चंचल हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड रूप है उसको जो है इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, गंगा, चंचल, ठंडा, इस तरीके से लिखा जाने लगा। ठीक है, फिर विभक्ति चिन्ह हो गया आपका, संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह ने को से हमेशा अलग लिखे जाते थे। उदाहरण राम ने, घर से। ठीक ना, घर से, ये चीज़ क्या है, राम ने या फिर घर से, ये लिखना गलत है और इस तरीके से जो है लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अपवाद जैसे सर्वनाम के साथ ये जोड़कर लिखे जाते हैं, जैसे उसने, तुमसे, ये सब क्या है आपके अपवाद टाइप में होते हैं। ठीक है भाई, क्रियापद देख लीजिए, क्रिया के विभिन्न पद अलग अलग लिखे जाने चाहिए, जैसे जा रहा है, कर सकता है, इस तरीके से अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, देखिए ढ ढ। ठीक, इसका जो प्रयोग है कैसे है, ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या फिर अंत में होता है, जैसे सड़क चढ़ना। ठीक, सड़क चढ़ना। ठीक, ये ड और ढ, ठीक, इनका जो प्रयोग है कुछ इस तरीके से होगा, जैसे सड़क हो गया, चढ़ना हो गया। ठीक, ये स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे, जहाँ भी आएंगे बीच में ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए नुक्ता की बात करते हैं, जैसे कुछ लिखते हैं ना तो उसके नीचे जो है ये लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं ना, नुक्ता लगा दिए हैं, ये वाला चीज़ नुक्ता। ठीक है, उर्दू और अंग्रेजी से आए शब्दों के लिए क ख ग घ ज फ के नीचे बिंदु का प्रयोग मानक है। ठीक, जैसे ज़मीन हो गया, फैसला हो गया, इन सब के नीचे क्या एक नुक्ता लगा देते हैं। ठीक है, अब वर्ण, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वर्ण। अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो क्या था आपका, कि देवनागरी लिपि की जो है एक मानक जो है नियमावली थी, मानक नियम था उसका। ठीक ना, कि इसको कैसे यूज करना है। अब आपका जो है असल में जो व्याकरण है वो अब स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है ना, अभी तो ये जो है आपका परिचय चल रहा था कुछ। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, वर्ण। वर्ण क्या होता है ये देखिए, जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक ना, वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, वर्ण जो होता है ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, जैसे ईंट की तरह ये होता है। ठीक है ना, ठीक, बिल्कुल, जैसे घर है तो घर का जो सबसे बेसिक सबसे छोटा क्या होता है, ईंट है। उसी तरीके से जैसे आपका ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे छोटी चीज़ है वो क्या हो गई, आपकी सेल हो गई है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे जो आपकी ये भाषा, हिंदी भाषा, वहाँ यहाँ पे जो सबसे छोटी चीज़ है वो क्या है, वर्ण है। ठीक है, अगर बात किया जाए रिश्ता की, जब तक वर्ण नहीं होंगे शब्द नहीं बन सकते हैं। ठीक ना, अगर वर्ण नहीं है तो शब्द भी नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए का हो गया, माँ हो गया, अल्लाह हो गया, ये सब क्या है, स्वतंत्र वर्ण है आपके, क्या है ये, स्वतंत्र वर्ण है। अब शब्द, अगर बात की जाए शब्द की,
बात की जाए शब्द की, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण एक निश्चित क्रम में मिलते हैं और कोई अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? शब्द बोला जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ जब आएंगे और उनका एक मतलब कि बिल्कुल एक जो है फिक्स क्रम होना चाहिए और उसका कोई सेंस भी निकलना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, शब्द वर्णों से बनते हैं, लेकिन वर्णों का समूह तब तक शब्द नहीं कहलाता है जब तक उसका कोई अर्थ ना हो। अगर अर्थ नहीं तो उसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है, यह भाषा का वह हिस्सा है जहाँ से अर्थ की शुरुआत होती है। ठीक ना, मीनिंग की शुरुआत होती है शब्द से। जैसे मैं बात करूँ, का हो गया स्वतंत्र है, माँ स्वतंत्र है, ला स्वतंत्र है, इन तीनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा? आपका कमल बनेगा। ठीक, और कमल का मतलब क्या हो गया? एक फूल हो गया। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसका एक सेंस भी निकल रहा है, तो ये जो है एक शब्द कहलाएगा। ठीक, यदि हम इसे लकम लिख दें तो लकम का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये जो है इसको हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, आप अपने आप को जो है जोड़िए इन सब चीज़ों से। ठीक है, देखिए जो भाषा है, भाषा क्या है इसको देखते हैं। देखिए जो भाषा है, जब शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में पिरोया जाता है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। ठीक ना, मतलब ये समझिए जो भाषा है, पहली बात तो भाषा क्या है? व्यापक है। भाषा क्या है? आपका व्यापक है। ठीक है ना, भाषा क्या है? व्यापक है, और इसके पास क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब वर्णों से मिलकर के शब्द बने और उन शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार जो है वाक्यों में पिरोया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, भाषा कहलाती नहीं, भाषा का रूप ले लेती है। ठीक, आइए चलिए देखते हैं इसका रिश्ता। भाषा वह विशाल समुद्र है जिसमें शब्द लहरों की तरह काम करते हैं और वर्ण उन जल बूंदों की तरह हैं जिनसे वह समुद्र बना होता है। ठीक है, बिना वर्णों और शब्दों के भाषा का अस्तित्व जो है असंभव सा है। ये हो गया आपका भाषा का, भाषा में शब्द और वर्ण का महत्व हो गया। ठीक है, ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। जो वर्ण है वो क्या हो गई? आपकी एक ध्वनि हो गई। ठीक, वर्ण से क्या बना? शब्द बना। ठीक, और शब्द का एक क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, और इन शब्दों को जब एक पिरोया गया, एक सेंटेंस इसका बनाया गया, एक जो है ग्रामर व्याकरण के तहत इसको पिरोया गया तो क्या बना? वाक्य बना। और वाक्य से क्या? वाक्य मतलब क्या? आपके विचार बने। ठीक है, और इन्हीं विचारों को या फिर इन्हीं वाक्यों से क्या बन रहा है? आपका भाषा बन रहा है। ठीक ना, मतलब जिससे आप किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त कर रहे हैं वो चीज़ आपकी जो है बन जाती है। ठीक, वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से जो है आपकी भाषा बन गई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखते हैं वर्ण। ठीक है, वर्ण करते हैं, वर्णमाला अब स्टार्ट करेंगे आप। ये तो बेसिक बेसिक जानकारी थी, ऊपर ऊपर वाली चीज़। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे वर्ण को जो है डिटेल में एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक ना, वर्ण क्या होता है? ऐसा मूल ध्वनि होता है जिसके खंड या फिर टुकड़े नहीं होते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक, आपसे लोग पूछते हैं कि भाई वर्णमाला क्या होता है, तो पहले बताइए उनको वर्ण क्या होता है? एक मूल ध्वनि होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं होता, उसे वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में, एक क्रम में रखा जाता है तो वही क्या बन जाता है? आपका वर्णमाला बन जाता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से दो भागों में जो है विभाजित किया जाता है। पहला स्वर होता है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, अगर बात की जाए स्वर, तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका अभी यूपी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर कितने होते हैं, वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपका सीधा आंसर क्या था? 11 आंसर था। ठीक है, ठीक, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ठीक है, स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, उनको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये अपने आप में डिपेंडेंट होते हैं। ठीक ना, इनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो स्वरों का प्रकार होता है वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले नंबर पर आते हैं आपके बड़े भैया ह्रस्व स्वर आते हैं। ठीक, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ठीक है ना, ह्रस्व स्वर जो होते हैं लल्ला, ये क्या होते हैं भैया? ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में क्या होता है? बहुत कम समय लगता है। ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है मेरे बच्चों। कौन कौन सी होती है? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। क्या होता है? आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, री होता है। ठीक ना, क्या होता है? फिर से बोलिए मेरे साथ। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं संख्या में? 4 होते हैं। आ हो गया,
ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे दीर्घ स्वर की बच्चा पार्टी। इसमें क्या है, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर में दोगुना समय लग जाता है। ठीक ना, देखिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है और इनकी संख्या 4 है, आ ई उ री। ठीक, दीर्घ स्वर क्या है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लग जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, कितनी संख्या है भाई, 7 है। कौन कौन से हैं ये, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया। ठीक, और अ हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, मतलब बड़े वाले हो गए। ठीक ना, जो बड़े होते हैं ना, आ, तो जो उसमें बड़ा है वो क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर में क्या हो गया, छोटा वाला हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। किसकी बात करते हैं, प्लुत स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, इनका प्रयोग पुकारने या संगीत में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, क्या, ओम, ये क्या हो गया आपका, प्लुत स्वर हो गया। ठीक है ना। ठीक, अब आइए चलते हैं आगे। आयोग वाह, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है आयोग वाह क्या होता है। ठीक ना, आयोग वाह पूछ लिया जाता है, तो आप बताएंगे जो आयोग वाह होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहले नंबर पे अगर बात किया जाए तो अंग हो गया एक आयोग वाह, दूसरा क्या हो गया आपका अ हो गया। ठीक है, ठीक, अंग को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुस्वार। आह को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। ठीक है, आह को क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। अंग को अनुस्वार बोला जाता है। यही 2 मिलकर के क्या बनाते हैं, आयोग वाह बनाते हैं। ठीक, और आयोग वाह ये जो होता है, ये ना तो पूर्ण स्वर माना जाता है और ना ही पूर्ण तरीके से व्यंजन माना जाता है। ठीक, ना तो ये पूर्ण स्वर होता है, ना तो पूर्ण व्यंजन होता है, इसलिए इसको आयोग वाह बोला जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अंग और अ। अब बात करेंगे कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की बात करेंगे हम लोग। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है भैया, 33 होती है। ठीक है, अब देखिए आगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक, व्यंजन मतलब क्या, कि ऐसे वर्ण जिनका जो है उच्चारण स्वर के सहायता से होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजनों के प्रकार के बारे में बात कर लिया जाए अगर, तो जो है स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले क्या आता है, स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है आपकी, 25 है। जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है। ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है, इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक ना, किसके किसके स्पर्श से, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ के स्पर्श से जो है ये बोले जाते हैं। और इनको जो है 5 वर्गों में जो है बांटा जाता है। आइए उन 5 वर्ग को देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले नंबर पे है आपका क वर्ग हो गया, क वर्ग। ठीक, क वर्ग में क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया। ठीक है, ठीक, ये 5 वर्ण इसमें जो आते हैं, क ख ग घ अंग, क वर्ग हो गया। ठीक, इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, कंठ है। देखिए, मतलब इसको आप कंठ के सहायता से आप बोलेंगे, क ख ग, जैसे देखिए कंठ से है क ख ग घ अंग। आप इसको जब बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, तो आपका जो कंठ है उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखिए, बोलिए मेरे साथ, क ख ग घ अंग। फिर बात करेंगे च वर्ग की, तो च छ ज झ इय, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। ठीक ना, जो ऊपर होता है, जीभ जाकर के तालु में टच करती है, तब ये वर्ग जो है बोला जाता है, च छ ज झ इय। ठीक, ट वर्ग क्या है, ट ठ ड ढ अड़ा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे जब आप बोलेंगे ट ठ ड ढ अड़ा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये मूर्धा से जो है इसका उच्चारण स्थान हो रहा है। त वर्ग, त थ द ध न, आप इसको देखेंगे जब आप इसको बोलेंगे तो दंत का जो है यूज आप कर पा रहे होंगे। दांत के हेल्प से जो है आप इन वर्णों को जो है बोल पा रहे होंगे। ठीक, प वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ओठ के सहायता से, प फ ब भ म। ठीक, तो अब जब आप इसको बोलेंगे तो किसके सहायता से बोल पा रहे होंगे, होस्ट के जो है हेल्प से आप बोल पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 5 है। पहला कंठ से, क वर्ग कंठ से। ठीक, च वर्ग जो है तालु से, ट वर्ग जो है मूर्धा से, त वर्ग जो है दंत से, प जो है होस्ट से बोला जाता है। ठीक है, ठीक,
नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनका जो उच्चारण होता है स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। ठीक, कहाँ का होता है? स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, जैसे य, र, ल, व। ठीक, इनका जो उच्चारण है स्वर और जो है व्यंजन के बीच का होता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और संख्या में कितने हैं? 4 हैं, या, रा, ला, व। ठीक, नेक्स्ट है आपका ग, ऊष्म व्यंजन हो गया। ये भी कितने हैं? 4 हैं। इनके उच्चारण में मुख से रगड़कर हवा निकलती है। ठीक, रगड़ खाकर हवा निकलती है, जिससे ऊष्मा या फिर गर्मी पैदा होती है, जैसे श, ख, श, ह। तो इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, मुंह से रगड़ खाकर हवा निकल रही है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स, ख, श, ह, श, ख, श, ह। ये जो 4 ऐसे हैं, इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं, या, रा, ला, व होते हैं। ठीक, अब बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, तो ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। जैसे छ की मैं बात करूँ, 6 से छतरी जो होता है वो किससे बनता है? क और श से बनता है। किससे बनता है? क और श से। ठीक ना, आधा क और श से बनेगा, खटकोड़ वाला खा। ठीक ना, क और ख से जो है ये छ बनता है। ठीक, त्र की मैं बात करूँ तो आधा ता, ये र है। ठीक ना, ता और र से जो है मिलकर के बन रहा है। ठीक है, और जो ज्ञ है वो किससे बन रहा है? आधा ज और इ से मिलकर के बन रहा है, ज और इ से। श्र जो है आधा श से, ठीक है, और र से ये मिल करके बन रहा है। ठीक ना, श और र से मिल रहा है श्र। श्र किससे मिलके बन रहा है? ये पूछा जाता है। ठीक है, श्र किससे मिलके बनेगा? श और र से। ज्ञ जो है ज और इ से। त, त्र जो है त और र से मिलके बन रहा है। छ किससे? क और श से। ठीक ना, ये जिसपे ये इस तरीके से लगी, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे आधे के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। अब बात करें द्विगुण या फिर उच्छिपित व्यंजन क्या होते हैं। ठीक ना, द्विगुण या उच्छिपित व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक ना, कौन सा व्यंजन कहा जाता है? ताड़न जात व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है, या फिर द्विगुण या फिर उच्छिपित व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक ना, जैसे ये हो गया आपका ड, ढ। ठीक ना, ड, ढ। ठीक, जैसे सड़क हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक, ये स्टार्टिंग में कभी नहीं आएंगे, बीच में आएंगे या तो किनारे आएंगे। ठीक ना, सड़क हो गया, पढ़ना हो गया, सड़क हो गया, पढ़ना हो गया। ठीक ना, ठीक, तो ये जो 2 हैं इसको क्या बोला जाता है? द्विगुण या फिर उच्छिपित व्यंजन बोला जाता है, जिसको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर बात की जाए तो आप देख लीजिए कितने कितने व्यंजन हैं। पहले सबसे पहले आप देखिए जो मूल स्वर है आपके पास वो कितना है? 11 है। मूल स्वर क्या है? 11 है। फिर आयोग वाह कितने हैं आपके? 2 होते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो कितने हैं? 25 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं आपके? 0,4 हैं। ऊष्म व्यंजन कितने हैं आपके? 0,4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 0,4 है। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 0,2 है। ठीक ना, कुल योग कितना आना चाहिए? देखिए 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 2, 19 का 9 हो गया। एक इधर 2 और 1, 3, 39, और ये दोनों को मिला लीजिए कितने हो जाएंगे? ये 13। ठीक, तो ये कितना होगा? 9, 3, 12, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक, ये 12 हो गया और ये 5 हो गया। टोटल मिला के कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक, जिसमें से 11 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। 11 कितने होते हैं? स्वर होते हैं। और आपका जो व्यंजन होता है वो कितना होता है? 33 होता है। ठीक ना, व्यंजन की अगर बात की जाए, व्यंजन व्यंजन आपके कितने होते हैं? 33 होते हैं। एक बार देख भी लीजिए आप कौन कौन से व्यंजन है जो 33 है। देखिए 5 यहाँ से हो गए, ठीक, और 5 ये हो गए, 10 हो गए, 5 ये हो गए, 15 हो गए, और ये 5 हो गए आपके कितने हो गए? 20 हो गए। ये 5 हो गए आपके कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक ना, 25 ये हो गया आपका 25, और ये कितना हो गया आपका? 4, 25, और ये कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 25, 4, 29 हो गया, और ये हो गया आपके शाखा शाह, ये क्या हो गया? 4, कितना हो गया? 33 हो गए। तो ये 33 आपके क्या हो गया? व्यंजन हो गए, और 11 ऊपर जो है ये व्यंजन स्वर हम लोग देख ही लिए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टोटल मिलाकर के कितने हैं? वर्ण श्रेणी संख्या कितने हैं आपके? 52 है। पंचम वर्ण क्या होता है देख लीजिए। पंचम वर्ण या जिन्हें हम लोग नासिक व्यंजन कहते हैं उसी को जो है पंचम वर्ण यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक ना, पंचम वर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग क वर्ग से प वर्ग तक जो 5वां वर्ण होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पंचम वर्ण बोलते हैं। ठीक है, या आम भाषा में अड़ा माँ वाले वर्ण कहा जाता है इसको। ठीक, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चीज़ देख लीजिए। ठीक, जैसे ये हो गया, ये अंगा, ये पाँचवां वर्ण है। ठीक ना, 5वां वर्ण है। ये कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं। टोटल होते हैं, ये 5वां वर्ण होता है। हर वर्ग में, हर वर्ग का 5वां वर्ण।
ये जो आपके पंचम वर्ण होते हैं इनको क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, जो पंचम वर्ण होते हैं इनको क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन बोला जाता है। इन वर्णों का जो उच्चारण होता है वायु मुख्य रूप से नाक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है, इस वजह से इसको नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण ये जो है आपके नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग में बात किया जाए तो अंगा, च वर्ग में बात किया जाए तो इया, ट वर्ग में अड़ा, त वर्ग में ना, प वर्ग में मा होता है। ठीक, अब इनका जो उच्चारण स्थान है कैसा है, नासिक और कंठ से। ठीक ना, नासिक और कंठ से अंगा होता, अंगा। नासिक और कंठ से इया, नासिक और तालु से, अड़ा नासिक और मूर्धा से, ना नासिक और दंत से, म नासिक और ओठ से होता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, सबका उच्चारण स्थान भी देख लीजिए कौन कौन सा था। अब देखिए पंचम वर्ण और अनुस्वार का रिश्ता। ठीक, आधुनिक हिंदी और देवनागरी के मानक रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब लिखने की सुविधा के लिए आधे पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार बिंदु का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नियम है, उन्होंने सुझाव दिया था कि यदि किसी शब्द में आधा पंचम वर्ण अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले आए तो उसे हटाकर ऊपर बिंदु या फिर अनुस्वार लगा देना चाहिए। ठीक है, जैसे अंगा का प्रयोग देख लीजिए, अंक। ठीक ना, अ अंगा का। ठीक ना, अड़ा अंगा का है, तो इसको जो है इस वाली चीज़ को, इस चीज़ को जो है हम लोग हटा करके अगर इसके साथ में है, मतलब कि इसका जो जिस वर्ग का है उस वर्ग का अगर कोई लेटर है तो इस जो है अंगा को हटा करके हम लोग क्या लगा देते हैं, एक अनुस्वार लगा देते हैं, ऊपर जो है बिंदी लगा देते हैं, वो क्या बन जाएगा, अंक बन जाएगा। ठीक है, इया है तो इसको जो है चंचल जैसे ये लिखा गया है, तो ये जो इया है, ठीक है ना, ये आधा इया जो है उसके आगे जो है उस वर्ग का लेटर लिखा हुआ है, वर्ण लिखा हुआ है, तो इस इया को हटा करके बिंदी रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। ठीक, और देखेंगे जो ये अनुस्वार लग रहा है ये जो है पहले वाले पे लगेगा। ठीक ना, पहले वाले पे। वैसे अड़ा का प्रयोग देखिए ठंडा है तो इसको इस तरीके से ठंडा लिखेंगे। ना का प्रयोग देखिए यहाँ पे दंत है तो इसको जो है दंत ऐसे लिखेंगे। माँ का प्रयोग है चंपा, ऐसे है, इसको जो है चंपा इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का नियम है। ठीक, अब आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, यदि वही पंचम वर्ण दोबारा आ जाए तो वहाँ अनुस्वार नहीं लगेगा, उसमें पूरा लिखना होगा। ठीक, जैसे ये ना हो गया और ये फिर ना हो गया। ठीक ना, आधा ना है फिर पूरा जो है ये अनुस्वार पंचम वर्ण आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अनुस्वार ना लगा करके जो इसको पूरे तरीके से वही लिखेंगे। जैसे ये है तो अब नियम तो ये कह रहा था कि जो अगर यहाँ पे जो है इसी जो है पंचम वर्ण का अगर जो है पहला लेटर यहाँ पे है तो उसको जो है यहाँ पे बिंदी लगा देते थे हम लोग। तो लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे वही चीज़ फुल आ गई है, तो इस वजह से यहाँ बिंदी ना लगा करके हम लोग जो है ये पूरा का पूरा वैसे ही रहने देंगे, यही सही माना जाएगा। ठीक है, ये बिंदी जो लगाते हैं अनुस्वार ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अन नहीं लिख सकते हैं, तो ये ऐसे ही रहेगा। जैसे सम्मेलन है, सम्मेलन को सम्मेलन नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सम्मेलन ही होगा। विजातीय पंचम वर्ण, यदि एक पंचम वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का व्यंजन आए तो भी अनुस्वार नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना, ठीक, जैसे ये वांग्मय, ठीक, या फिर उन्मुख में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक ना, वांग्मय या फिर उन्मुख में जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, अंत में प्रयोग देखिए, न और म शब्द के अंत में भी आ सकते हैं। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि ना और माँ का प्रयोग जो है हम लोग शब्द के अंत में भी कर सकते हैं, जैसे मन हो गया, काम हो गया। ठीक, जबकि आपका जो है अंगा, इया और अड़ा, अंगा, इया और अड़ा का जो है इससे जो है कोई शब्द की जो है शुरुआत नहीं की जा सकती है। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं इधर। जैसे ये हो गया अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा, ये क्या है, पंचम वर्ण है। ठीक, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। जो बिंदु है आपका ऊपर जो बिंदु लगी होती है जिसको अनुस्वार बोलते हैं, यह पंचम वर्णों का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी होती है इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद। ठीक, चांद, ये क्या है आपका अनुनासिक है। ठीक ना, इसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ठीक है, जिसको हम लोग चंद्रबिंदु बोलते हैं। तो ये बस ये बेसिक जो जानकारी थी आपकी यहीं पे फिनिश होती है। अब मिलेंगे अगले क्लास में जो है अगले नए टॉपिक से मिलेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जो ये हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक ना, थ्योरी क्लास ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का, ये तो कंप्लीट तो करते ही चलेंगे, और इसके साथ में ही हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं इसी के साथ में जो टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे उसका जो है नेक्स्ट डे जो हम लोग PYQ भी जो है करते चले चलेंगे साथ में, ठीक। हाथों हाथ जो है प्रैक्टिस सेट भी इसका निपटाते हुए चले चलेंगे, ठीक ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। यूपी लेखपाल का जो है पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, 21 मई को जो है पेपर है, तो जो है ज़्यादा समय भी नहीं बचा, बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना, प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। और मेरे इसी चैनल पे जो है कंप्यूटर का जो है थ्योरी क्लास चल रहा है, ठीक, कंप्यूटर का थ्योरी क्लास चल रहा है, ये लगभग ख़त्म होने वाला है, अब ये ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक पहुंच गया हूँ ख़त्म करने के। और इसमें जो है मेरा प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, PYQ का जो है प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, वहाँ पे जा करके आप PYQ देख सकते हैं, ठीक है। और मैं एक टाइम टेबल ला दूंगा कि किस दिन कौन कौन सा जो है किस किस सब्जेक्ट का जो है क्लास चलने वाला, एक टाइम टेबल मैं ला दूंगा, फिक्स ला दूंगा, उसी के हिसाब से जो है क्लासेस चलेंगी। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए, ठीक है। और जो है ये लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी क्लास चलेंगी यहाँ पे। ओके, थैंक यू।